गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आत्मकथ्य कविता के आगे का भाग बताने वाली हूँ। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको आत्मकथ्य कविता के पहले पैराग्राफ का वर्णन बताया था। आज मैं आगे का वर्णन बताने जा रही हूँ। यह जो कविता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई है और यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई उसकी जीवनी है। मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने एक बार उनसे आग्रह किया कि आप अपने जीवन की कहानी को अपने कविताओं के द्वारा दर्शाएं। जयशंकर प्रसाद नहीं चाहते हुए भी अपने मित्रों के आग्रह पर इस कविता के माध्यम से अपने जीवनी को दर्शाया है। मैंने पहले पैराग्राफ का वर्णन इसके पहले वाले वीडियो में किया था। अब चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद अपने जीवनी लिखने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को लोगों के सामने क्या रखूं। उन्हें डर भी लगता है कि कहीं मेरी कमजोरियों को, मेरी दुर्बलताओं को, मेरे जीवन के दुख भरी कहानी को सुनकर लोग मेरा मजाक न उड़ाए, मुझ पे व्यंग न कसे। इसलिए उन्हें अपने जीवन की कहानी को कहने में बड़ा ही संकोच अनुभव हो रहा है। तो आगे जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आत्मकथा की यह विडंबना होती है, आत्मकथा की यह विडंबना होती है कि उसमें जीवन के सभी पक्षों को, जीवन के चाहे वह सुख के पक्ष हो या तो दुख के पक्ष हो, दोनों का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। उसमें सीधे साधे जीवन के संपूर्ण वर्णन किया जाता है और किसी प्रकार का लेस मात्र भी उसमें ऊपरी दिखावा नहीं होता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की यह विडंबना है, मेरे जीवन की यह विडंबना है कि मेरी सरलता या कहो मेरा भोलापन ही मेरे दुखों का कारण बन गया। मेरे स्वभाव में इतनी सरलता थी, मेरे स्वभाव में इतना विनम्रता था कि वही मेरे दुखों का कारण बन गया और उसी के चलते मैं दुनिया के लोगों के सामने हंसी का पात्र बन गया। मैं अपने जीवन की कहानी आप लोगों को क्या बताऊं, मैं अपने जीवन की कहानी आप लोगों को क्या बताऊं। जीवन की कहानी में क्या मैं आपको अपनी भूलों के बारे में बताऊं कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या भूलें की है, या तो उन प्रवंचनों अर्थात उन धोखों के बारे में बताऊं जो लोगों ने मुझे दिया या मेरे द्वारा लोगों को दिया गया। मैं अपने जीवन के बारे में आपको क्या बताऊं। मेरा जीवन कोई महान जीवन नहीं है, एक साधारण इंसान का जीवन है और दुखों से लबालब भरा हुआ है। मैं अपनी भूलों को, लोगों द्वारा पाए गए धोखों को या अपने द्वारा लोगों को दिए गए धोखों को, कभी यह भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सीधा साधा हूँ, हो सकता है मैंने भी किसी को धोखा दिया होगा, तो उसके बारे में मैं आपको क्या बतलाऊं, उसके बारे में मैं अपने आप को क्या बतलाऊं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की महानता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर कवि की महानता दिखती है कि कवि अपने जीवनी लिखने के क्रम में किसी भी बात को छुपाना उचित नहीं समझते हैं। ठीक है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में होने वाली सफलता, अपने जीवन में मिलने वाली सफलता का उज्जवल गाथा आपको सुनाऊं। मेरे जीवन में जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, जो थोड़े बहुत सुख के पल मिले हैं,
उनके बारे में मैं आपको बताऊं और उन सुख भरी चांदनी रातों के बारे में आपको मैं कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, उन सुख के पलों को, उन मधुर चांदनी रातों की यादों को, सुख की यादों को मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। मैं आप लोगों के सामने यह कैसे स्पष्ट करूं कि मैंने किस प्रकार से अपने सुख के दिन बिताए हैं, जो कि मेरी जिंदगी में कभी कभी ही प्राप्त हुए हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कभी कहते हैं कि मुझे वह सुख कहाँ मिला, जिस सुख की मैंने कल्पना की थी, जिस सुख की मैंने कल्पना की थी, जिसका स्वप्न देखा था, वो सुख मुझे कहाँ मिला। मैं उस सुख से वंचित ही रह गया। और जब मैं स्वप्न में था तो वह सुख रूपी जो युवती है, सुखों की तुलना यहाँ पर कवि ने एक युवती से की है कि सुख रूपी जो युवती थी, मैं वो सपने में मेरे पास आ ही रही थी, मेरे पास वो आ ही रही थी और मैं अपनी बाहों को फैलाकर, आलिंगन मीन्स बाहों को फैलाना, आलिंगन मीन्स बाहें, तो सुख रूपी युवती मेरी बाहों में आने वाली थी और वो दौड़कर मेरे पास आ रही थी और मैं बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। लेकिन जैसे ही वह युवती, जैसे ही वह सुख रूपी युवती मेरे पास आती है, वह मेरे पास से होकर, मेरे बिल्कुल पास से होकर और मुस्कुराते हुए गुजर जाती है। वह मेरे शरीर को स्पर्श तक नहीं करती। इसका मतलब कि कवि के जीवन में सुख के मौके बहुत बार आए हैं, लेकिन कवि ने कभी भी उन सुखों को भोगा नहीं है, उनके हाथ से वो सुख निकल गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कवि अपने दुर्भाग्य की कहानी कहता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि सुख रूपी युवती मेरे जीवन में आई, परंतु वो मुझसे स्पर्श किए बिना ही चली गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहते हैं कि मैंने स्वप्न में देखा सुख रूपी युवती, सुख रूपी सुंदरी के लाल लाल गालों को, सुख रूपी युवती के लाल लाल गालों को मैंने, कन्या के लाल लाल गालों को मैंने सपने में देखा और उस सुंदरी के लाल लाल गालों की मदमस्त कर देने वाली सुख को मैंने अनुभव भी किया। लेकिन कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में मैं स्वप्न में उस सुख को अनुभव भी कर रहा था कि मेरे जीवन में जब सुख आएगा तो मुझे कैसी अनुभूति होगी। मैं उस सुंदरी के लाल लाल गालों की मदमस्त छाया को अनुभव ही कर रहा था कि सुबह हो जाती है और मेरी नींद टूट जाती है और वह सुख रूपी युवती मेरे जीवन से गायब हो जाती है। कहने का मतलब कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में मैं सुखों से हमेशा वंचित रहा। बहुत बार सुख मेरे जीवन में आया लेकिन मैं उसको भोग नहीं सका, मैं उसको एंजॉय अर्थात उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार से कवि इस पंक्तियों के माध्यम से अपने जीवन की विडंबना के बारे में बताते हैं कि यह है मेरे जीवन की विडंबना कि मेरे पास सुख आते आते मेरे हाथों से किस प्रकार से फिसल गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी है जी थके पथिक के पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा। कवि कहते हैं कि
जो जीवन की सुख भरी यादें हैं, जो जीवन की सुख भरी यादें हैं, वो जीवन के लिए आराम करने की एक वजह बन गई है। उसकी स्मृति, किसकी स्मृति? सुख के पलों की स्मृति, सुख के पलों की यादें पाथे बनी है। पाथे मीन्स होता है रास्ते में किया जाने वाला भोजन, जिस भोजन को खाकर यात्री की थकान मिट जाती है और वह पुनः आगे की ओर चल देता है। तो कहते हैं कि जीवन की जो सुख भरी यादें हैं, जीवन की जो सुख भरी यादें हैं, वो जीवन के रास्ते का एक कलेवा बन गया है। वो मेरे जीवन के रास्ते का कलेवा बन गया है और उन्हीं स्मृति को याद करके, उन्हीं स्मृतियों को याद करके मैं अपने जीवन की जो थकान है उसे मिटा लेता हूँ। जीवन के जो सुख के थोड़े से पल हैं, वो मेरे जीवन की थकान को मिटाने के लिए पर्याप्त है। उसी से मैं अपने जीवन की थकान को मिटा लेता हूँ। उन स्मृतियों को याद करके मेरे जीवन की थकान मिट जाती है और मैं पुनः द्विगुणित ऊर्जा के साथ आगे की ओर चल देता हूँ। उसके बाद कहते हैं, कभी सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की। अब तुम अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि अब आप लोग क्या मेरे जीवन के जो अंतर्मन है, मेरा जो अंतर्मन है, उसको उधेड़ कर, उसकी सिलाई को उधेड़ कर, जिस प्रकार से गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसमें देखा जाता है कि उसमें कितने छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों को जोड़ा गया है, उसी प्रकार क्या आप लोग मेरे अंतर्मन के दुखों को और सुखों को उधेड़ कर, सुखों को और दुखों को उधेड़ कर ही चैन लोगे। क्या मैं अपने जीवन के बारे में आप लोगों को क्या बताऊं? आप लोग ने ये ठान लिया है कि आप मेरे जीवन की कथा को उधेड़ कर, कुरेद कर जानने का प्रयास करोगे, लेकिन मैं ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं कि ये मेरा छोटा सा जीवन है और उसमें बड़ी बड़ी कथाएं हैं, सुख की, दुख की, सफलता की, असफलता की, बहुत सारी कथाएं छुपी हुई है। मैं इन कथाओं को आप लोगों को कैसे सुनाऊं, इसका वर्णन मैं आप लोगों के सामने कैसे कहूं। मुझे तो लगता है कि मैं अपनी कथा को अब समाप्त कर देता हूं और चुप हो जाता हूं और दूसरों की कहानियों को, दूसरों के जीवन को मैं अपने कविता में उतारता हूँ, अपने कविता के द्वारा बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से कवि अपने जीवन की कहानियों को बताने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं और अपनी महानता को छिपाते हुए कहते हैं कि अब मैं अपने जीवन की कहानी को आप लोगों को कैसे बताऊं, कैसे अपने बारे में आपको बखान करूं। अभी समय भी नहीं कि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अच्छा ठीक, ऊपर सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा को सुनकर, मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या आप लोग भला करोगे, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा व्यंग करके, मेरी हंसी उड़ा के आप लोगों को क्या सुख मिलेगा। ठीक है, अभी मेरी मौन व्यथा यानी मेरे जीवन की भोली भाली कथा, मेरी आत्मकथा अभी सोई हुई है। अभी वह समय नहीं आया है, अभी वह उचित समय नहीं आया है कि मैं आपको अपनी कथाओं के बारे में बताऊं। ठीक है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी मेरी मौन व्यथा, मेरे जीवन की कहानियां और
मेरे जीवन की जो दुख है, जो दुख मैंने अपने जीवन में पाया है, मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि मेरे जीवन में सुखों से ज्यादा दुखों की भरमार है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखा, बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। अतः मेरी जितनी भी असफलताएं हैं, दुखों की कहानियां हैं, सब थक कर सो गई है, सब थक कर सो गई है। इसे सोने ही रहने दो, इसे दोबारा मत जगाओ। अगर ये जाग गई तो पुनः से सारी स्मृति मेरे मन में आ जाएगी और मैं बहुत ही दुखी हो जाऊंगा। इसीलिए मैं अब अपनी कहानी को वर्णन करना बंद करता हूँ और दूसरों की कहानी को मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ। इस प्रकार से कवि ने अपनी कहानी का वर्णन किया है, अपनी जीवनी का वर्णन किया है इस आत्मकथित कविता के माध्यम से, जो कि बहुत ही सुंदर बन पड़ा है और बिल्कुल सजीव मालूम पड़ता है। इसमें कवि ने प्राकृतिक उपादानों से अपने दुखों का अच्छी तरह से कंपेयरिंग किया है, तुलना की है और अपने दुखों के, अपने सुखों का जो कवि ने सुंदर वर्णन किया है, जो बड़ा ही सटीक और आकर्षक बन पड़ा है। इस प्रकार से यह कविता खत्म होती है। उम्मीद है आपको मेरी यह कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और साथ में कमेंट भी दोगे। धन्यवाद।